हाँ तो बच्चों, आज से हम लोगों का हिंदी व्याकरण का क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है छंद। इसमें हम लोग छंद की परिभाषा, छंद का अर्थ, छंद के अवयव और जितने भी छंद में होता है, छंद के प्रकार, ये सब आज हम लोग एक वीडियो में देखेंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं छंद की परिभाषा। छंद की परिभाषा, छंद किसे कहते हैं? छंद किसे कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की नियमित व्यवस्था, वर्णों और मात्राओं की नियमित व्यवस्था जिससे कविता में लय और सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद किसे कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की नियमित व्यवस्था जिससे कविता में लय और सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे हम छंद कहते हैं। छंद के और भी परिभाषा होता है, यहाँ पे दिया गया है महर्षि पाणिनि के अनुसार। किसके अनुसार? महर्षि पाणिनि के अनुसार। महर्षि पाणिनि के अनुसार है, बताया गया है कि जो आह्लादित करे या प्रसन्न करे वही छंद है। छंद क्या है? महर्षि पाणिनि के अनुसार जो आह्लादित करे या प्रसन्न करे वही छंद है। इतना समझ में आया छंद किसे कहते हैं? आगे चलते हैं। छंद हमारा किस शब्द से बना है? छंद किस शब्द से बना है? छंद हमारा चद धातु से बना है। छंद किस धातु से बना है? छंद हमारा चद धातु से बना है। छंद किस धातु से बना है? छंद चद धातु से बना है। इसमें आता है छंद का अर्थ क्या है? छंद का अर्थ है बंधन। छंद का अर्थ क्या है? छंद का अर्थ है बंधन। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिला है। कहाँ पे मिला है? ऋग्वेद में। इसका दूसरा नाम, छंद का दूसरा नाम क्या है? छंद का दूसरा नाम है पिंगल। छंद का क्या नाम है? दूसरा नाम पिंगल। इसका नाम पिंगल क्यों पड़ा? इसका नाम पिंगल क्यों पड़ा? क्योंकि इसके प्रणेता महर्षि पिंगल थे, इसलिए इसका दूसरा नाम हम लोग पिंगल बोलते हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं छंद के अवयव। आगे क्या है? छंद के अवयव। छंद के कितने अंग हैं? 7 अंग हैं। पहला है संख्या, जिसे हम लोग मात्रा भी बोलते हैं। पहला क्या है? संख्या, जिसे हम लोग मात्रा बोलते हैं। दूसरा है वर्ण, तीसरा गति, चौथा यति, पांचवा तुक, छठवां गण, 7वां हमारा चरण है। क्या है? चरण। इतना समझ में आया? छंद के अवयव कितने होते हैं? छंद के अवयव 7 होते हैं। पहला है छंद, दूसरा मात्रा, दूसरा वर्ण, तीसरा गति, चौथा यति, पांचवा है तुक, छठवां गण, 7वां चरण। इतना सभी को समझ में आया? तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आगे है मात्रा। पहला क्या है? जो हमारे छंद के अवयव हैं उसमें से पहला हमारा क्या है? मात्रा। पहला क्या है? मात्रा। तो हम देखते हैं मात्रा क्या होता है। मात्रा किसे कहते हैं? वर्णों और मात्राओं की गिनती जिससे होती है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? जिसमें हम वर्णों और मात्राओं की गिनती करते हैं उसे हम संख्या कहते हैं। अर्थात वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसे हम मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण में लगा समय उसे मात्रा कहते हैं। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती हैं। पहला है एक मात्रिक। पहला क्या है? एक मात्रिक। दूसरा है 2 मात्रिक। दूसरा हमारा क्या है? 2 मात्रिक। इसमें एक मात्रिक में 4 होते हैं, हरस अ, हरस ई, हरस उ और री। एक मात्रिक में कितने वर्ण होते हैं? 4 वर्ण होते हैं, हरस आ, हरस ई, हरस उ और री। और आगे चलते हैं तो 2 मात्रिक में हमारा कितने होता है? दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ, आओ। क्या होता है द्विमात्रिक स्वर में? दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ, आओ। कुल मिला के 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं? 7। हमारा स्वर कितने हमारी मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? मात्राएं हमारी 2 प्रकार की, एक मात्रिक और 2 मात्रिक। एक मात्रिक में कितने वर्ण आते हैं? 4 वर्ण आते हैं। 2 मात्रिक में हमारे 7 वर्ण आते हैं। इतना समझ में आया? आगे देखते हैं। दूसरा हमारा है वर्ण। दूसरा क्या है? वर्ण। वर्ण में प्रयुक्त मात्रा अर्थात
सॉरी, छंद में प्रयुक्त मात्रा एक स्वर या दुई स्वर होता है। छंद में जो मात्रा प्रयोग किया जाता है, छंद में जो मात्राएं प्रयोग की जाती हैं उसमें एक स्वर होता है या दुई स्वर होता है। एक स्वर मतलब लघु वर्ण। लघु वर्ण हमारे 4 होते हैं, हरस आ, हरस ई, हरस उ और री। इन्हें हम प्रदर्शित करते हैं खड़ी पाई से। इन्हें किससे प्रदर्शित करते हैं? खड़ी पाई से। खड़ी पाई हमारा ये है, हमारा खड़ी पाई ये है। और हमारा जो दूसरा है गुरुवर्ण, गुरुवर्ण या दीर्घ वर्ण, ये हमारे पास है 7 दीर्घा, दीर्घी, दीर्घु, ए, आए, ओ और आओ। इसे हम लोग प्रदर्शित किससे? वर्तुल रेखा से करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? वर्तुल रेखा से। किससे प्रदर्शित करते हैं? वर्तुल रेखा से। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे कैसे हम लोग मात्रा लगाते हैं, कैसे मात्रा लगाते हैं, कैसे मात्राओं की गिनती की जाती है। अब देखते हैं इसमें, जैसे बताया गया है राकेश। क्या बताया गया है? राकेश। राकेश में मात्रा कैसे लगी है, इसकी मात्राओं की गिनती कैसे की जाएगी? यहाँ पे देखेंगे राकेश में आ की मात्रा है, तो ये हमारा आ कैसा है? दीर्घ वर्ण है। तो दीर्घ वर्ण में हमारा जो होता है वो लघु, उसमें लघु मात्रा लगती है, सॉरी दीर्घ मात्रा लगती है। तो दीर्घ मात्रा हमारा वर्तुल रेखा से है। वर्तुल रेखा को हम दो मानते हैं। कितनी मात्रा मानते हैं? 2 मात्रा मानते हैं। और जो हमारा लघु वर्ण होता है उसकी 1 मात्रा मानते हैं। कितना मात्रा मानते हैं? 1 मात्रा मानते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है रा, फिर ए है, ये हमारा ए है, ये भी दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पे हम 2 वर्तुल रेखा से इसे लघु मात्रा लगाते हैं। फिर है सा, सा में हमारा आ आता है, हरस आ। हरस आ हमारा लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा लगाया गया है। हरस आ हमारा लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा लगाया गया है। तो 1 मात्रा, अब मात्राओं की गिनती करेंगे, ये 2 और 1 ये 2 2 4। पता सभी को पता हुआ कि मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं, मात्रा कैसे लगाते हैं। आगे देखते हैं, हमारा तीसरा है गति। गति को हम लोग लय भी बोलते हैं। गति को क्या बोलते हैं? लय। छंद को पढ़ने में जो लय उत्पन्न होता है, छंद को पढ़ने में जो लय उत्पन्न होता है या निरंतरता उत्पन्न होती है, उसे हम लय कहते हैं। क्या कहते हैं? लय कहते हैं। हमारा चौथा है विराम। विराम का मतलब है ठहराव, या कहीं पे जो सांस लिया जाता है, आराम किया जाता है, उसे हम विराम बोलते हैं। चौथा हमारा है यति। यति को हम लोग विराम भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, छंद के पाठन के दौरान मतलब यानी छंद को जब हम लोग पढ़ते हैं, छंद को जब हम पढ़ते हैं तब नियत समय मतलब एक निश्चित समय पर सांस लेनी पड़ती है, अर्थात बीच में विराम पैदा होता है, उसे हम लोग विराम कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखेंगे, रोको मत जाने दो। यहाँ हमारा देखेंगे बीच में विराम एक आया है। इसका अर्थ हो गया जैसे कोई इंसान जा रहा है तो रोको मत जाने दो, मतलब उसे रोकना नहीं है, उसे जाने दो। फिर यहीं पे देखेंगे यहीं एक विराम की, फिर यहाँ दूसरा हमारा रोको मत जाने दो। यहाँ पे है मतलब जो इंसान जा रहा है उसे रोक लो, जाने मत दो। क्या है? उसे रोक लो, जाने मत दो। आगे देखेंगे, पांचवा हमारा है तुक। तुक यानी कि ताल। छंद के अंतिम शब्दों में यदि तुक होता है तो वह तुकांत शब्द कहलाता है। वह कैसा शब्द कहलाता है? तुकांत। और जब छंद के जब अंत में तुक नहीं होता है तो वह अतुकांत शब्द कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है? छंद के अंत में यदि तुक वर्ण मिलते हैं, तो वह तुकांत शब्द कहलाता है। यदि नहीं मिलते हैं तो वह अतुकांत शब्द कहलाता है। फिर जैसे यहाँ देखेंगे उदाहरण, मुझे ज्ञात नहीं मैं कहाँ हूँ। क्या है? मुझे ज्ञात नहीं मैं कहाँ हूँ, प्रभु यहाँ हूँ या वहाँ हूँ। यानी हम देखेंगे लास्ट में कहाँ हूँ और वहाँ हूँ, ये हमारा तुक बन रहा है। लास्ट में हमारा तुक बन रहा है, तो इससे हमें ज्ञात होता है कि यह तुकांत वर्ण है। इससे क्या ज्ञात होता है? कि यह तुकांत वर्ण है। फिर दूसरा है पेट पीठ दोनों मिलकर है एक। क्या है? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। क्या है? पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। यहाँ आखिरी में देखेंगे एक और टेक, ये लास्ट में हमारा तुकांत शब्द बन रहा है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है? कि यह तुकांत वर्ण है। क्या है? इससे हमें ज्ञात होता है कि यह तुकांत वर्ण है। आते हैं आगे,
देखेंगे चरण। चरण को हम लोग पाद भी बोलते हैं। चरण यानी कि छंद को लिखते समय जितने चरण होते हैं। छंद के प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। छंद के प्रत्येक पंक्ति को क्या कहते हैं? छंद के प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। चरण किसे कहते हैं? छंद के प्रत्येक पंक्ति को चरण कहते हैं। काव्य को लिखते समय अधिकतम चरण 6 होते हैं। काव्य को लिखते समय अधिकतम चरण 6 होते हैं और न्यूनतम चरण 2 होते हैं। काव्य को लिखते समय अधिकतम चरण 6 होते हैं और न्यूनतम चरण 2 होते हैं। अधिकतम यानी कि ज्यादा से ज्यादा चरण और न्यूनतम कम से कम। अधिकतम ज्यादा से ज्यादा, न्यूनतम कम से कम। तो ज्यादा से ज्यादा कितने होते हैं? 6 चरण होते हैं। कम से कम 2 चरण होते हैं। कितने होते हैं? 2 चरण होते हैं। दोहा, दोहा और सोरठा की प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं। दोहा और सोरठा की प्रत्येक पंक्ति में कितने चरण होते हैं? 2 चरण होते हैं, जिन्हें हम दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल कहते हैं। तो कोई पूछे बच्चों कि दल किसे कहते हैं, तो हम यह बताएंगे कि दोहा और सोरठा की प्रत्येक पंक्ति में, क्या बताएंगे? दोहा और सोरठा की प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, जिसे हम दल कहते हैं। आगे देखेंगे गढ़। हमारा 7वां क्या है? गढ़। ये सब क्या है? किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? ये हम लोग छंद के अवयव के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? छंद के अवयव के बारे में। छंद के अवयव कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7वां हमारा क्या है? गढ़। 7वां क्या है? गढ़। तो इसमें देखा गया है, बताया गया है, गढ़ की संख्या छंद शास्त्र में, गढ़ की संख्या छंद शास्त्र में 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। प्रत्येक गढ़ 3 अक्षर या वर्ण का होता है। प्रत्येक गढ़ कितने अक्षर का होता है? प्रत्येक गढ़ 3 अक्षर या वर्ण का होता है। जिसमें गढ़ों को याद करने का हमारा सूत्र है या माता राजभान सलगा। गढ़ों को याद करने का सूत्र क्या है बच्चों? या माता राजभान सलगा। क्या है? या माता राजभान सलगा। इसे हमारा सूत्र क्या है? या माता राजभान सलगा। तो इसे हम लोग सोचेंगे, हाँ सूत्र तो याद हो गया हम लोगों का कि या माता राजभान सलगा होगा। तो इसे हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या बताया गया है कि प्रत्येक गढ़ में 3 अक्षर या वर्ण होते हैं। क्या बताया गया है? प्रत्येक गढ़ में 3 अक्षर या वर्ण होते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे? सबसे पहले 3 वर्ण लेंगे। क्या लेंगे? 3 वर्ण लेंगे। या माता। क्या लेंगे? या माता। क्या लेंगे? या माता। या माता, या से हमारा यगड़ हो जाता है। क्या हो जाता है? या से यगड़ हो जाता है। यहाँ देखेंगे या माता, क्या लिखा गया है? पहला या माता। दूसरा हम लोग लिए हैं माँ तारा। क्या लिए हैं? माँ तारा। क्या लिए हैं? माँ तारा। तो दूसरा हमारा है, यहाँ देखेंगे माँ तारा। माँ, या से हमारा यगड़, माँ से मगड़, ता से तगड़, रा से रगड़ और जा से जगड़, भा से भगड़, ना से नसल और ना से नगड़ और सा से हमारा सगड़ होगा। तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि मात्रा कैसे लगती है? तो बच्चों मैंने आप लोग को पहले बताया है कि जहाँ पे दीर्घ वर्ण होता है वहाँ पे 2 मात्राएं लगती हैं। क्या बताया है? जहाँ पे दीर्घ वर्ण होता है वहाँ पे 2 मात्राएं लगती हैं और जहाँ पे 1 मात्रा होता है, जहाँ पे लघु वर्ण होता है वहाँ पे 2 मात्राएं होती हैं। क्या है? जहाँ पे लघु वर्ण होता है वहाँ पे 1 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला हमारा क्या है? यहाँ पे कितनी मात्रा है? 1 मात्रा है। कितनी मात्रा है? क्योंकि ये इसका जब विच्छेद करेंगे तो आधा या और आ, तो ये आ हमारा कैसा वर्ण है? आ हमारा लघु वर्ण है। कैसा वर्ण है? लघु वर्ण। तो इसमें हम लोग कितनी मात्रा चढ़ाएंगे? 1 मात्रा। कितनी मात्रा चढ़ाएंगे? 1 मात्रा। फिर यहाँ देखेंगे माता, यहाँ माँ पे हमारा दीर्घ वर्ण है। आ हमारा कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण। और यहाँ ता पे हमारा कैसा है? ता भी हमारा दीर्घ वर्ण है। तो या माता, या माता मतलब यहाँ पे 1 वर्ण, यहाँ पे 2 वर्ण, यहाँ पे 1 मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा। तो इससे हमें मात्रा लगाना तो सभी को आ गया होगा अभी तक। तो ऐसे हम कर लेंगे माँ तारा। तो माँ तारा यहाँ पे देखेंगे दीर्घ वर्ण, यहाँ पे दीर्घ वर्ण, यहाँ पे दीर्घ वर्ण। तो दीर्घ वर्ण होता है वहां पे 2 मात्रा लगती हैं। सभी को समझ में आया कि जहां पे दीर्घ वर्ण होता है वहां पे 2 मात्राएं लगती हैं। क्या होता है? जहां पे दीर्घ वर्ण होता है वहां पे 2 मात्राएं लगती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये हमारा दीर्घ वर्ण है तो 2 मात्रा, यहाँ दीर्घ वर्ण है 2 मात्रा, यहाँ दीर्घ वर्ण है 2 मात्रा। तो इससे हमारा क्या बनता है? माँ से मगड़। क्या बनेगा? माँ से मगड़। यहाँ पे देखेंगे तीसरा हमारा है तराज। तराज में यहाँ 2 मात्रा, 2 मात्रा, 1 मात्रा। तो यहाँ तराज से तगड़। क्या हुआ? तराज से हमारा तगड़ हुआ। क्या हुआ? तराज से तगड़। क्या हुआ? तराज से तगड़। चौथा है राजभा।
राजभा में हम देखेंगे कि रा के ऊपर दीर्घ मात्रा लगा हुआ है। रा पे क्या देखेंगे, रा के ऊपर हमारा दीर्घ मात्रा लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 मात्रा लगाएंगे, 2 मात्रा लगाएंगे। और जा पे देखेंगे यह लघु वर्ण है, जा कैसा वर्ण है, लघु वर्ण है, तो यहाँ पे 1 मात्रा लगेगा। जा पे कितनी मात्रा लगेगी, 1। फिर देखेंगे भा, क्या देखेंगे, भा, भा पे कैसी मात्रा लगी है, भा पे हमारी दीर्घ, भा पे दीर्घ मात्रा है, तो वहां पे 2 वर्ण, सॉरी, भा पे हमारा है दीर्घ, भा कैसा है, दीर्घ, तो यहाँ पे 2 मात्रा लगेंगी। तो यहाँ पे हमारा पहला हो जाएगा, यहाँ पे भगण, क्या हो जाएगा, सॉरी, रगड़, क्या होगा, रगड़, क्या होगा, रगड़। 5वां है जभान, जभान में देखेंगे जा है लघु, भा दीर्घ, ना लघु, यहाँ पे हमारा हो जाएगा जगड़। फिर हमारा है भानस, भानस, तो ये भगड़ हो जाएगा, भानस से हमारा भगड़ हो जाएगा। यहाँ पे नसल, तो यहाँ पे देखेंगे 1 मात्रा है, ये हमारा नगड़ हो जाएगा। नसड़ में, नसल से क्या होगा, हमारा नगड़ हो जाएगा। 8वां हमारा है सलगा, 8वां हमारा क्या है, सलगा, तो यहाँ पे देखेंगे 1 मात्रा, 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, क्या है, 1 मात्रा, 1 मात्रा और 2 मात्रा। यहाँ हम देखेंगे सगड़ हो जाएगा, सगड़ हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सलगा, सलगा लिए, तो जब पहले या माता लिए 3, फिर मातारा, फिर तराज, फिर राजभा, फिर जभान, फिर भानस, फिर नस्ल, फिर सलगा। अब देखेंगे कि इसके आगे क्यों नहीं बना हमारा, इसके आगे क्यों नहीं बना, तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक गढ़ में 3 वर्ण होते हैं। तो अगर हम ला से लेंगे तो हमारा 3 वर्ण नहीं आता है, ला से लेंगे तो हमारा 3 वर्ण नहीं आता है, तो यहाँ पे केवल लगा हो जाएगा, इसलिए इसके बाद हमारा गढ़ नहीं बना है, इसके बाद हमारा गढ़ नहीं है, क्योंकि गढ़ों में 3 वर्ण होते हैं, क्योंकि गढ़ों में 3 वर्ण होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे देखेंगे छंद के भेद। आगे क्या है, छंद के भेद। हमारे छंद के कितने भेद हैं, छंद के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, छंद के 3 भेद हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्त छंद। पहला क्या है हमारा, मात्रिक छंद, दूसरा वर्णिक छंद, तीसरा मुक्त छंद। क्या है, मुक्त छंद। मात्रिक छंद, मात्रिक छंद में क्या होता है, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। बच्चों क्या होता है मात्रिक छंद में, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती की जाती है। देखेंगे यहाँ पे माँ से मात्रिक होता है, माँ से मात्रा, क्या होता है, माँ से मात्रिक, माँ से मात्रा। तो यहाँ पे क्या होगा, मतलब कैसे समझेंगे कि माँ से मात्रिक, माँ से मात्रा, यानी कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। क्या, मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। यहाँ पे देख लेंगे, वैसे समझ में नहीं आता तो माँ से मात्रिक, माँ से मात्रा, इससे पता चला कि हमें मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। मात्रिक छंद में किसकी गिनती होती है, मात्राओं की। उदाहरण के लिए हम देखेंगे कोयल, उदाहरण के लिए क्या लेंगे, कोयल। इसमें देखेंगे कि मात्राओं की, इसमें क्या बताया गया है कि मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। उदाहरण में है हमारा कोयल, उदाहरण में क्या है, कोयल। इसका देखेंगे किस पे, किसकी गिनती हुई है, इसमें का है, ओ है, तो ओ हमारा दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसमें वर्तुल रेखा, ओ कैसा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, तो यहाँ पे वर्तुल रेखा से यानी कि दीर्घ गुरु मात्रा लगाएंगे। फिर यहाँ पे या और फिर आ है, आ कैसा वर्ण है हमारा, आ कैसा वर्ण है, लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा लगाया गया है। कैसा वर्ण है, लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा लगाया गया है। लास्ट में देखेंगे हमारा ला है, क्या है, ला। तो ला हम देखेंगे, ला में हमारा कैसा वर्ण छुपा है, कैसा वर्ण है, आ हमारा लघु वर्ण है, लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे कितनी मात्रा लगी है, 1। कितनी मात्रा लगी है, 1। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मात्राओं की गिनती करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कितनी मात्रा है। यहाँ पे हमारा है 2 1 1, कितनी मात्रा हुआ मिला के, 2 1 3 और 1 4। कितनी मात्राएं हैं, 4। कितनी मात्राएं हैं, 4। आगे देखेंगे, मात्रा सिर्फ स्वर की होती है। मात्रा किसकी होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती। व्यंजन पर स्वरों की मात्रा चढ़ाई जाती है, व्यंजन पर स्वरों की मात्रा चढ़ाई जाती है। जैसे हम देखेंगे का लिखेंगे, का, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारा आ छुपा होता है। क्या छुपा होता है, आ। अब ये हमारा है, इसका विच्छेद करेंगे तो का धन आ। अब ये हमारा पूर्ण रूप से हुआ का।
क्या हुआ? का। ऐसे देखेंगे कोई भी वर्ण ले लेंगे, का, ख, ग, घा, ये ऐसे कोई भी वर्ण है उसमें हमारा व्यंजन वर्ण छुपा होता है। क्या होता है? व्यंजन वर्ण छुपा होता है। जैसे का देखें, फिर यहाँ बगल में देख लेते हैं खा। अब इसमें देखेंगे कि कैसे ये व्यंजन वर्ण है, तो इसमें हमारा स्वर वर्ण कैसे छुपा है। तो यहाँ पे देखेंगे आधा खा प्लस आ। अब इसे हम पढ़ेंगे पूरा पूरा खा। क्या पढ़ेंगे? खा। तो यहाँ पे क्या होता है, इससे पता चलता है कि हमारे व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। क्या पता चलता है? व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है, स्वर की मात्रा व्यंजन पे चढ़ाई जाती है। इतना सभी को समझ में आया कि व्यंजन की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है, स्वरों की मात्रा व्यंजन पर चढ़ाई जाती है। सभी को समझ में आया? आगे देखेंगे दूसरा हमारा क्या है? वार्णिक छंद। दूसरा क्या है? वार्णिक छंद। या बच्चों देखो वार्णिक छंद, इससे हमें वहां से ज्ञात हो जाता है कि यहाँ पे किसकी गिनती की जाएगी? वर्णों की गिनती की जाएगी। किसकी गिनती की जाएगी? वर्णों की। यहाँ पे हमारा वार्णिक छंद है, वार्णिक छंद में वर्णों की गिनती की जाती है, मात्राओं की नहीं। वार्णिक छंद में हमारा वर्णों की गिनती की जाती है, मात्राओं की नहीं। हमारा देखो यहाँ पे एकदम पहले से ये स्पष्ट है कि वा से वार्णिक, वा से वार्णिक और वा से वर्ण, वा से वार्णिक, वा से वर्ण। तो यहाँ पे क्या होगा? वार्णिक छंद में हमें हमारा वर्णों की गिनती की जाएगी। किसकी गिनती की जाएगी? वर्णों की। तो देखेंगे वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती होती है, वह छंद जिसमें वर्ण की गिनती की जाती है और सभी चरण में वर्णों की संख्या, और सभी चरण में वर्णों की संख्या लघु और दीर्घ का क्रम भी समान होता है। क्या होता है? सभी चरण में हमारे वर्णों का क्रम, वर्णों की संख्या, सभी चरण में हमारे वर्णों की संख्या लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। क्या होता है? लघु और गुरु का क्रम भी समान होता है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे राकेश। क्या है? राकेश। राकेश में हम लोग किसकी गिनती करेंगे? वर्ण की। किसकी गिनती करेंगे? वर्ण की। मात्रा की गिनती नहीं की जाएगी। यहाँ पे क्या होगा? मात्रा की गिनती नहीं की जाएगी। यहाँ पे तो हम लोग कैसे देखेंगे कि मात्रा, यहाँ पे कैसे वर्ण की गिनती की जाएगी। तो यहाँ पे हमारा बताया गया है रा, धन आ, फिर धन, आधा का, फिर ए, सा और आ। या ये कैसे लिखा गया? क्योंकि जिन बच्चों को वर्ण विच्छेद आता है वो बच्चे ये सब कर लेते हैं। वर्ण विच्छेद कैसे? देखो बच्चों, देखते हैं कि वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है? तो हमारा है, अभी हम आप लोग को बताए हैं, जैसे का लिखा है, की है, कु, इनका विच्छेद कैसे किया जाएगा? इनका विच्छेद कैसे किया जाएगा? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन पे स्वर की मात्रा चढ़ाई जाती है। क्या बताया है? व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजन पे स्वर की मात्रा चढ़ाई जाती है। तो यहीं आगे हम देखेंगे कि का है, तो इस पे क्या है? दीर्घ आ छुपा हुआ है। क्या है? दीर्घ आ छुपा हुआ है। तो इसमें करेंगे आधा का, धन, दीर्घा। क्या है? आधा का और दीर्घा। इससे हमारा मिल के, इन दोनों वर्ण से मिल के बनता है हमारा का। क्या बनता है? का। यही देखेंगे हमारा दूसरा है की। दूसरा क्या है? की। तो इसमें देखेंगे आधा का, धन, दीर्घ, लघु ई, ह्रस्व ई। क्या करेंगे? इसमें देखेंगे हमारा क्या है? ई कैसा है? हमारा एक लघु वर्ण है। ई कैसा है? लघु वर्ण है। तो हमारे की में क्या छुपा हुआ है? आधा का और ह्रस्व ई। इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है। इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि व्यंजन की कोई मात्रा नहीं होती है, व्यंजनों पे स्वर की मात्रा चढ़ाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा है मुक्त छंद। तीसरा क्या है? मुक्त छंद। बच्चों, मुक्त से हमें ज्ञात होता है कि मुक्त यानी कि यह सब कुछ से आजाद है, इसे किसी से मतलब नहीं है। मुक्त से हमें यह पता चल जाता है यह सब कुछ से आजाद है। किससे? या हर एक चीज से आजाद है, इसमें इसको किसी की भी जरूरत नहीं है। मुक्त छंद जिसमें ना कोई ताल होता है, मुक्त छंद जिसमें ना कोई ताल होता है, ना कोई क्रम, ना कोई लय, अर्थात जिसमें ना तो वर्ण की गिनती की जाती है, अर्थात
जिसमें न वर्ण की गिनती की जाती है और ना ही मात्राओं की, वह हमारा मुक्त छंद होता है। क्या होता है? जिसमें न वर्ण की गिनती की जाती है, न मात्रा की गिनती की जाती है, वह हमारा मुक्त छंद होता है। क्या होता है? वह हमारा मुक्त छंद होता है। फिर है, देखेंगे मात्रिक छंद का वर्गीकरण। मात्रिक छंद का वर्गीकरण मतलब मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? मात्रिक छंद कितने प्रकार का? मात्रिक छंद हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक, तीसरा विषम मात्रिक। क्या है? पहला सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। क्या है? पहला है सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद, तीसरा विषम मात्रिक छंद। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। फिर देखेंगे हम पहला सममात्रिक छंद। क्या देखेंगे? पहला सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद क्या होता है? पहला है जिसके प्रत्येक चरण में मात्रा समान हो। जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है और प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। जैसे है हमारा अहीर, अहीर में 11 मात्रा होती है। कितनी मात्रा? 11। दूसरा है तोमर, तोमर में 12 मात्रा। तीसरा चौपाई, चौपाई में 16 मात्रा। चौपाई में कितनी मात्रा होती हैं? 16। 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। मात्रा कितनी होती है? 16 मात्रा। 4 चौक 16, 4 चरण, 1 2 3 4 चरण होते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 4 प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा। इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16, इसमें 16 चौक 64। कुल मिला के कितने मात्रा हो जाएंगी? 64। राधिका, राधिका में कितनी मात्रा होती है? राधिका में हमारा 12 मात्रा होता है। कितनी मात्रा होती हैं? 12 मात्रा। पांचवा है रोला, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 24 मात्राएं। इसमें 11 और 13 मात्रा पे यति होता है। यति यानी कि विराम। फिर हमारा छठवां है गीतिका। छठवां क्या है? गीतिका। इसमें 26 मात्रा होती है। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26, जिसमें 14 और 12 मात्रा पे यति होती है। गीतिका में कितनी मात्रा पे यति होती है? 14 और 12 मात्रा पे यति होती है। सरसी, सतवां क्या है? सरसी। सरसी में 27 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है? सरसी में 27। सा से सरसी, सा से 27 कितनी होती है? सा से सरसी, सा से 27। इससे पता चलता है कि सरसी में हमारा 27 मात्रा होता है। कितना मात्रा होता है? सरसी में 27 मात्रा होती है। आठवां हमारा है हरिगीत का। आठवां क्या है? हरिगीत का। हरिगीतिका में 28 मात्रा होती है। कितनी मात्राएं? 28 मात्रा होती है। 16 और 12 मात्रा पे हमारा यति होता है। 16 और 12 मात्रा पे यति होता है। नौवां क्या है? तांटक। तांटक में 30 मात्रा। ता से तांटक, ता से 30। क्या? ता से तांटक, ता से 30। तो क्या है? तांटक में कितनी मात्रा है? 30 मात्रा। कितनी मात्रा? 30 मात्रा। 10वां है वीर या आल्हा। वीर को हम लोग आल्हा भी बोलते हैं। आल्हा बोले या वीर बोले, बात एक ही है। इसमें कितनी मात्राएं हमारी हैं? 31। कितनी मात्राएं हैं? 31। इतना सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया इतना? तांटक में कितनी मात्राएं? 30। वीर आल्हा में 31। गीतिका में 26 मात्रा। सरसी में 27 मात्रा। क्या है? सरसी में 27 मात्रा। आप बताओ सभी लोग, मात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है? मात्रिक छंद हमारा 3 प्रकार का, सममात्रिक, अर्धसममात्रिक और विषम मात्रिक। कितना होता है? सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषम मात्रिक। मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3। अब आते हैं दूसरा हमारा अर्धसममात्रिक। अर्धसममात्रिक क्या होता है? अर्धसममात्रिक क्या होता है? देखेंगे विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। पहला है बरवय। बरवय में कितनी मात्रा होती है? विषम चरण में 12 मात्रा होती है। बरवय के विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्रा होती है। कितनी होती है? बरवय के विषम चरण में 12 मात्रा और सम चरण में 7 मात्राएं होती हैं। दूसरा है दोहा। दूसरा हमारा क्या है? दोहा। दोहा के विषम चरण में दोहा के विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं।
दोहा के विषम चरण में 11 मात्राएं, दोहा के विषम चरण में 13 मात्राएं और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तीसरा हमारा है सोरठा। क्या है? सोरठा। सोरठा के विषम चरण में 11 होती है, सम में 13। सोरठा के विषम चरण में 11 मात्रा, सम चरण में 13 मात्रा। कितनी होती हैं? सोरठा के विषम चरण में 11 मात्रा और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। चौथा हमारा है उल्लाला। चौथा क्या है? उल्लाला। उल्लाला के विषम चरण में 15 मात्रा। उल्लाला के विषम चरण में 15 और सम चरण में 13 मात्राएं क्या होती हैं? सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उल्लाला के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 15। कितनी? 15 मात्रा होती है और सम में 13 मात्राएं। फिर तीसरा है हमारा विषम मात्रिक छंद। तीसरा क्या है? विषम मात्रिक छंद। क्या है? विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक के प्रत्येक चरण में मात्रा असमान रहती है। विषम मात्रिक के प्रत्येक चरण में मात्रा असमान रहती है। प्रत्येक विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होते हैं। विषम मात्रिक छंद में कितने चरण होते हैं? 6 चरण। विषम मात्रिक छंद में कितने चरण? 6 चरण। हमारे विषम मात्रिक छंद क्या है? कुंडलियां हैं और छप्पय। 2 होते हैं। कौन कौन से? कुंडलियां और छप्पय। क्या? कुंडलियां और छप्पय। कुंडलियां हमारा दोहा और रोला से मिलकर बनता है। किससे मिलता है? दोहा और सोरठा से। दोहा और रोला से। कुंडलिया किससे मिलता है? दोहा और रोला से। डी से हमारा दोहा, आर से रोला। क्या है? डी से दोहा, आर से रोला। फिर इसके कुंडलिया जिस शब्द से शुरू होता है, कुंडलिया हमारा जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे खत्म भी हो जाता है। कुंडलिया में कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। दूसरा हमारा छप्पय। छप्पय तो इससे पता ही चल जाता है, 6 से छप्पय, 6 से 6, 6 से छप्पय, 6 से 6। छप्पय में कितने चरण? 6 चरण होते हैं। या रोला और उल्लाला से मिलके बनता है। किससे? रोला और उल्लाला से मिलके बनता है हमारा छप्पय। छप्पय की पहचान किससे करें? छप्पय में 6 चरण होते हैं। कितने चरण? 6 चरण। और यह जिस शब्द से शुरू होता है उस पर खत्म नहीं होता है। जिस शब्द से शुरू होता है उस पर खत्म नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 6 चरण है, 1 2 3 4 5 6। कितने चरण? 6। तो यहाँ पे हमारा अगर यदि राम है, राम शब्द से शुरू हुआ कुंडलिया, क्या राम शब्द से यदि शुरू हुआ है कुंडलिया तो यहाँ खत्म भी राम पे ही होगा। क्या? यदि राम से शुरू हुआ तो राम पे ही खत्म होगा। और फिर इसमें 6 चरण होते हैं। तो इससे क्या पता चल जाता है कि ये हमारा छप्पय है, ये हमारा रोला कुंडलियां है। क्या है? हमारा कुंडलियां हैं। दूसरा है हमारा छप्पय। क्या है? छप्पय। छप्पय जिस शब्द से शुरू होता है, छप्पय जिस शब्द से शुरू होता है उस पर खत्म नहीं होता है। और इसमें चरण 6 होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण होते हैं। यहाँ कुंडल याद करने का एक ट्रिक है, कुंडल तेरे नाम की तेरे नाम पे खत्म। कुंडलियां याद करने का ट्रिक है, कुंडल तेरे नाम की तेरे नाम पे खत्म, यानी कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे खत्म हो जाता है। आगे देखेंगे हमारा अर्धसम मात्रिक छंद। इसमें बरवय है, दोहा, सोरठा, उल्लाला। क्या है अर्धसम मात्रिक में? बरवय, दोहा, सोरठा और उल्लाला। क्या क्या है? बरवय, दोहा, सोरठा और उल्लाला। अब देखेंगे रोला और सोरठा में क्या अंतर है। रोला और सोरठा में क्या अंतर है? रोला हमारा है, रोला में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। सोरठा में भी 11 और 13 मात्राएं होती हैं, लेकिन रोला सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है? रोला एक सममात्रिक छंद है और सोरठा अर्ध सममात्रिक। रोला कैसा छंद है? सममात्रिक, और सोरठा हमारा अर्ध सममात्रिक छंद है। फिर इसमें है देखेंगे दीर्घ, अंत में दीर्घ वर्ण आता है। दीर्घ यानी कि ये ऐसा जिसमें 2 मात्रा लगी होती हैं, अंत में दीर्घ वर्ण आता है। और इस सोरठा में अंत में लघु वर्ण आता है। क्या आता है? लघु वर्ण आता है। इसमें रोला में 4 चरण होते हैं, सोरठा में 2 चरण होते हैं। रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और सोरठा में 2 चरण होते हैं। इतना सभी को समझ में आया? तो आगे चलते हैं, देखते हैं वार्णिक छंद। वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं? वार्णिक छंद कौन कौन से होते हैं?
इसमें इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, वसंत तिलका, मालिनी, शिखरणी, सवैया, मालिनी सवैया, मत्यंग, यंद सवैया, मल्लिका सवैया, धनाक्षरी, रूप धनाक्षरी, देव धनाक्षरी, कवित और तोटक। ये कुल मिला के कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। कौन कौन से? इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा में हमारे कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण। इंद्रवज्रा में कितने वर्ण? 11 वर्ण। उपेंद्र वज्रा में कितने वर्ण? 11 वर्ण। वंशस्थ में 12 वर्ण। द्रुत विलंबित में 12 वर्ण। द्रुत विलंबित में कितने वर्ण? 12 वर्ण। वसंत तिलका में 14 वर्ण। वसंत तिलका में कितना चरण? 14 वर्ण। 14 वर्ण। वसंत तिलका में कितने वर्ण? 14 वर्ण। छठवां मालिनी। छठवां क्या है? मालिनी। मालिनी में 15 वर्ण। मालिनी में कितने वर्ण है? 15 वर्ण होते हैं। शिखरणी में 17 वर्ण। शिखरणी में 17 वर्ण होते हैं। ऐसे देखेंगे सवैया में 12, 22 और 26 वर्ण। मल्लिका सवैया में 22 वर्ण। मत्यग यंद सवैया में 23 वर्ण। और हमारा मल्लिका सवैया में 24 वर्ण। धनाक्षरी में 31 वर्ण। रूप धनाक्षरी में 32 वर्ण। देव धनाक्षरी में 33। कवित्त में 31 और 33 वर्ण। 31 और 33 वर्ण पे यति होता है हमारा। फिर हमारा है 16 तोटक। तोटक में कितने वर्ण होते हैं? 12 वर्ण। कितने वर्ण? 12 वर्ण। फिर है छंद में मात्राओं की गिनती करना। छंद में मात्राओं की गिनती करना। छंद, इसमें मात्राओं की गिनती कैसे की जाए? छंद में मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है यहाँ हम सीखेंगे। क्या? छंद में मात्राओं की गिनती कैसे की जाती है यहाँ पे सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं लघु मात्रा। लघु मात्रा यानी कि एक मात्रा। लघु मात्रा यानी कि एक मात्रा। एक मात्रा अ, ई, उ और री। जहाँ पे अ, ई, उ और री ये 4 वर्ण आएंगे। ये हमारे 4 वर्ण कैसे वर्ण है? लघु वर्ण है। तो यहाँ पे कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा। जहाँ पे ये 4 वर्ण होंगे वहां पे कितनी मात्रा? एक मात्रा। और बाकी जहाँ पे दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब जहाँ पे होंगे वहां पे कितनी मात्रा लगेगी? वहां पे 2 मात्रा लगेगी। कितनी लगेगी? 2 मात्रा। यहाँ पे देखेंगे जैसे हमारा है क। क्या है? क। तो क को हम कैसे लिखेंगे? आधा क और आ। क्या लिखेंगे? आधा का या। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जैसे आधा का और आ, और जैसे की है हमारा दूसरा क्या है? की। तो यहाँ पे आधा का और हरस ई। क्या? हरस ई। ऐसे हमारा तीसरा है को। तो इसमें आधा का और हरस उ। इसमें क्या होगा? आधा का और हरस उ। क्री है तो इसमें आधा का और री। क्या होगा? आधा का और री। इसके आगे देखते हैं दूसरा हमारा क्या है? दीर्घ। दूसरा क्या है? दीर्घ मात्रा। दीर्घ मात्रा यानी कि द्विमात्रा। दीर्घ मात्रा जहाँ पे होगा वहां पे 2 मात्रा लगेंगी। जहां पर भी दीर्घ वर्ण आएंगे वहां पे 2 मात्राएं लगेंगी। जैसे यहाँ पे लिखा है का। क्या लिखा है? का। इसे बोलने में हमारा थोड़ा क से ज्यादा टाइम लगता है। क्या? का बोलेंगे उसमें हमारा कम समय लगता है। तो का, जैसे यहाँ पे क्या हुआ हमारा? यहाँ पे लघु वर्ण है का यानी कि लघु वर्ण। यहाँ पे कम समय लगता है। और जब हम का बोलते हैं, क्या बोलते हैं? का, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा? ज्यादा समय लगता है। क्या लगता है? ज्यादा समय। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ये कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है। कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण। तो यहाँ पे हम क्या इसका विच्छेद कैसे करेंगे? इसमें देखेंगे यहाँ पे आधा का और दीर्घा। यहाँ पे कैसे करेंगे? आधा का और दीर्घा। तो दीर्घ, जहां पे दीर्घ वर्ण होते हैं, जहां पर भी दीर्घ वर्ण होते हैं वहां पे हमारी 2 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं? 2 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? यहाँ पे 2 मात्रा होगी। क्या होगा? 2 मात्रा होगा। यहाँ पे देखेंगे हमारा जहां पे, और एक है जहां पे अनुस्वार और विसर्ग, जहां पे हमारा अनुस्वार और विसर्ग आता है उसकी भी मात्राओं की हम गणना 2 करते हैं। कितनी करते हैं? 2 करते हैं। जहां पे हमारा अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार हमारा क्या है? अनुस्वार अंग और विसर्ग आहा। क्या? अनुस्वार, ये हमारा अनुस्वार, ये विसर्ग। क्या है? विसर्ग। तो जहां पे ये वाले है, ये दिखेगा हम लोगों को अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ पे मात्राओं की गिनती कितना करेंगे? 2 करेंगे। कितना करेंगे? 2 करेंगे। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कंग। क्या लिखा है? कंग। तो ये जो हमारा ऊपर लगा हुआ है ये बिंदी,
इसे हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो इसका विच्छेद कैसे करेंगे? इसका विच्छेद हम करेंगे आधा का और अंग। क्या करेंगे? अंग। तो ये हमारा जहां पर भी ये मिलेगा वहां पे हमारा दो मात्रा लगेगी। कितनी मात्रा लगेगी? 2 मात्रा। कितनी मात्रा? 2 मात्रा। फिर जैसे कह, क्या है? कह, क्या? कह। तो कह में क्या है? इसमें हमारा विसर्ग लगा हुआ है। कह में क्या है? विसर्ग लगा हुआ है। तो इसमें मात्राओं की गिनती कितनी करेंगे? 2 करेंगे। कितनी करेंगे? 2। क्या? आधा का और अहा। क्या है? का और अहा। ये हमारा विच्छेद हो गया। तो इस पे मात्रा लगाना होगा। तो जहां पे ये हमारा दिखेगा विसर्ग, वहां पे कितनी मात्रा लगेगी? वहां पे 2 मात्रा लगेगी। कितनी? 2 मात्राएं। आगे देखते हैं। हमारा जो एक होता है, एक चंद्र बिंदु। क्या होता है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। क्या? चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। मात्रा नहीं होती है। तो कहीं भी हम देखेंगे जहां पे चंद्र बिंदु लगी होती है उसकी हम गणना नहीं करेंगे, अर्थात उसे हम दीर्घ में नहीं, उसे हम जैसे लघु वर्ण है तो लघु वर्ण ही रहने देंगे। क्या है? वहां पे यदि लघु वर्ण है तो लघु वर्ण ही रहने देंगे। क्या? जहां पे यदि वहां पे लघु वर्ण है तो लघु वर्ण ही रहने देंगे। जैसे कुछ चांदनी। क्या है? चांदनी। क्या? चांदनी। तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा चंद्र बिंदु है। क्या है? चंद्र बिंदु। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा है तो इसकी हम लोग गणना नहीं करेंगे। क्या? इसकी गणना नहीं करेंगे। हम क्या देखेंगे? बस ये अपना, ये क्या देखेंगे? ये। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा दीर्घ वर्ण है। कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है। तो यहाँ पे 2 मात्रा। द, यहाँ पे लघु है तो यहाँ पे 1 मात्रा। ये हमारा नी है तो इस पे दीर्घ है तो इस पे 2 मात्रा लगेगी। कितनी मात्राएं? 2। यदि यही होता, ये हमारा यदि लघु होता तो यहाँ पे लघु ही हो, लघु यानी कि 1 ही मात्रा लगती। यदि लघु वर्ण होता यहाँ पे, यदि लघु वर्ण होता तो यहाँ पे 1 मात्रा लगती। यहाँ पे दीर्घ वर्ण है इसलिए 2 मात्रा लगी है। यहाँ पे दीर्घ वर्ण है इसलिए 2 मात्रा लगी है। यदि इसी के स्थान पे हमारा लघु वर्ण होता तो वहां पे 1 मात्रा लगती। कितनी मात्रा लगती? 1 मात्रा। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। क्या? चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। यदि लघु है तो 1 मात्रा हो जाएगी, अगर दीर्घ वर्ण है तो 2 मात्राएं हो जाती है। इससे समझ में आया कि चंद्र बिंदु की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। आगे देखेंगे उदाहरण के लिए कि मात्रा कैसे लगाई जाए। काकू बताया गया है। यहाँ पे क्या बताया है? काकू। क्या है? काकू। यहाँ देखेंगे हमारा ये कैसा है? दीर्घ वर्ण है तो 2। ये कैसा है? दीर्घ वर्ण तो 2। क्या? दीर्घ वर्ण है इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा चढ़ाया गया है। ये भी दीर्घ वर्ण है यहाँ पे इसलिए 2 मात्रा चढ़ाया गया है। यहाँ पे दूसरा हमारा है जानकारी। दूसरा क्या है? जानकारी। तो जानकारी में कैसे मात्रा चढ़ाएंगे? यहाँ देखेंगे हमारा दीर्घ वर्ण है ज धन आ। ज धन आ। तो क्या है? आ हमारा कैसा वर्ण है? दीर्घ। तो इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा है, इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा चढ़ाई जाएगी। कितनी मात्रा चढ़ाई जाएगी? 2 मात्राएं। यहाँ पे हमारा देखेंगे ना में आ जुड़ा है, हरस आ। तो यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे हमारा 2 मात्रा, यहाँ पे हमारा 2 मात्रा। कुल मिला के कितनी मात्राएं हो गई? 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7। कितनी मात्राएं हो गई? 7। कितनी? 7। तीसरा देखेंगे हमारा बर्तन है। बर्तन में बा में 1 मात्रा, रा में 1 मात्रा, ता में 1 मात्रा, ना में 1 मात्रा। कुल मिला के कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 4 मात्रा। कुल मिला के कितनी मात्राएं? 4 मात्राएं। ऐसे यहाँ पे देख लेंगे जिजीविषा। क्या देखेंगे? जिजीविषा। जिजीविषा में जा में हरस ई मतलब छोटी ई की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा? छोटी ई की मात्रा लगी है। तो छोटी ई जो हमारा हरस ई होता है वो हमारा लघु वर्ण होता है। कैसा वर्ण? लघु वर्ण होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 1 मात्रा चढ़ाएंगे। कितनी मात्रा? 1 मात्रा चढ़ाएंगे। कितनी मात्रा चढ़ाएंगे? 1 मात्रा। यहाँ पे देखेंगे हम दूसरा हमारा है, ये है जी और ये जी। क्या है? जी
और जी, तो ये जो हमारा जी है इस पे हमारी दीर्घ मात्रा है। कितनी, क्या है, दीर्घ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो मात्रा चढ़ाएंगे। क्या करेंगे, दो मात्रा चढ़ाएंगे। यहाँ फिर देखेंगे वी, क्या है, वी। तो वी में वी कैसा है, वी पे छोटी ई की मात्रा लगी है। किसकी मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगी है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग एक मात्रा करेंगे। कितनी मात्रा चढ़ाएंगे, एक मात्रा। और ये हमारा जो सा है इस पे हमारा दो मात्रा चढ़ेगा। कितनी मात्रा चढ़ेगा, दो मात्रा। कुल मिला के मात्राओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 और 2 3, 3 1 4 और 1 5। कितनी मात्रा, 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6। कितना हो जाएगा, 6। क्या हो जाएगा, 6। कितनी मात्रा है, 6 मात्रा है। यहाँ पे देखेंगे न्याय का अभी हम आधे व्यंजन का नियम आगे बताएंगे। क्या, आधे व्यंजन का नियम आगे बताएंगे। ये हमारा है आधे व्यंजन का नियम। क्या है, आधे व्यंजन का नियम। आधा व्यंजन अगर किसी शब्द में, यदि किसी शब्द में आधा व्यंजन आगे आता है, क्या, आधा व्यंजन यदि आगे आता है तो वहां पे व्यंजन की गणना नहीं की जाएगी, वहां पे उस व्यंजन की गणना नहीं की जाएगी। क्या है, यहाँ पे देखेंगे, यदि शब्द के शुरुआत में आधा व्यंजन हो तो, क्या है, शब्द के शुरुआत में यदि आधा व्यंजन हो तो, शब्द के शुरुआत में यदि आधा व्यंजन हो तो उसकी गिनती नहीं होती है। क्या, यदि शब्द के शुरुआत में आधा व्यंजन है तो उसकी गिनती नहीं की जाती। जैसे यहाँ पे देखेंगे, आधा ना, आधा सा, ज्ञा, सा, आधा ना, स्र, व्या और छा। यहाँ पे देखेंगे कि ये बच्चे बोलेंगे कि ज्ञा तो पूरा वर्ण लिखा है, स्रा तो पूरा वर्ण लिखा है। यहाँ पे देखेंगे और ये तो पूरा वर्ण लिखा है। नहीं, ये हमारा आधा अक्षर है। कैसा है, संयुक्त। ये सब कैसे वर्ण है, संयुक्त है। तो संयुक्त तो यानी कि दो अक्षर से मिलके जो बने होते हैं वो संयुक्त होते हैं। तो ये हमारा स्रा, जो हमारा ये स्रा है, स्रा, ये हमारा दो शब्द से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है, दो शब्द से। यहाँ पे देखेंगे आधा सा, आगे क्या है, आधा सा, फिर पूरा रा। तो हमारा ये स्रा कैसा है, पहले आधा सा ही तो आया, पहले क्या है, आधा सा ही आया, इसलिए यहाँ पे श्रोता है, श्रोता। तो यह जो आगे आधा सा, जब आगे आधा व्यंजन आएगा तो वहां पे उसकी गणना नहीं की जाएगी। क्या है, जब पहले शब्द के शुरुआत में आधा व्यंजन आए तो वहां पे उसकी गणना नहीं की जाएगी। यहाँ पे हमारा क्या है, छा। क्या है, छा। तो छा किससे बना होता है, आधा का और सा से। किससे, आधा का और सा से। तो हमारे शुरुआत में कैसा वर्ण आया, आधा का आया। कैसा वर्ण आया, आधा का। जैसे छा है, ये किससे मिलके बना होता है, आधा का और सा से। किससे, सा से। तो हमारे शुरुआत में कैसा व्यंजन आया, कैसा व्यंजन आया, आधा। कैसा, आधा। इसलिए यहाँ पे इसकी गणना नहीं की जाएगी। क्या होगा, इसकी गणना नहीं की जाएगी। इसलिए यहाँ पे देखो बताया गया है, यहाँ पे आधा है तो इसकी गिनती नहीं करेंगे। यहाँ पे ऊ की मात्रा है, किसकी, दीर्घ ऊ की। किसकी, दीर्घ ऊ की। दीर्घ ऊ का यानी कि ये हमारा दीर्घ वर्ण है। कैसा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पे हमारे दो मात्रा चढ़ेगी। क्या, दो मात्रा। टा में मेरी मतलब टा में हमारा लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे एक मात्रा चढ़ेगी। कितनी मात्रा, एक। ये कुल मिला के 3 मात्रा। कितनी, 3 मात्रा। इसी प्रकार हमारा श्लोक है, श्लोक में देखेंगे ये आधा श्रा है तो इसकी मात्रा नहीं गिनेंगे। यहाँ पे देखेंगे ये दीर्घ और ये लघु। क्या, ये दीर्घ है हमारा और ये लघु वर्ण है। यहीं पे देखेंगे तीसरा हमारा है ज्ञानी। ज्ञा में सब लोग ज्ञानी में कहेंगे ये तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, ज्ञा पूरा वर्ण लिखा है। क्या है, ज्ञा हमारा पूरा वर्ण लिखा है। नहीं, ज्ञा हमारा पूरा वर्ण नहीं है, ये दो शब्द से मिलके, दो अक्षर से मिलके बना होता है। क्या, ज्ञा हमारा दो अक्षर से मिलके बना होता है। किस किस से, आधा जा और इया। किससे मिलके बना होता है, आधा जा और इया। ज्ञा हमारा किससे मिलके बना होता है, आधा जा इया। इससे मिलके बनता है ज्ञा। इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञा होता है। क्या होता है, इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञा होता है। और ये जिसको हम लोग छा बोलते हैं, छत। क्या बोलते हैं, छत। तो इसे हम लोग काशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काशा। इसका शुद्ध उच्चारण काशा होता है। क्या होता है, काशा। ये हमारा आधा का और सा से मिलके बना होता है, इसलिए
इसका उच्चारण कासा होता है। क्या होता है? कासा। आगे देखेंगे इधर, यहाँ पे बताया गया दूसरा हमारा है, यदि किसी शब्द के बीच में, क्या है? यदि किसी शब्द के बीच में आधा अक्षर आता है, क्या है? यदि किसी शब्द के बीच में आधा अक्षर आता है तो वह अपना भार अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर डाल देता है। क्या करता है? अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर डाल देता है। हम देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला है कर्म। क्या है? कर्म। कर्म में क्या है? ये हमारा जो माँ के ऊपर रेफ वाला रा है, कैसा रा है? रेफ वाला रा। रेफ वाला रा आधा होता है। रेफ रा कैसा होता है? आधा होता है। रा कितने होते हैं? एक रेफ होता है, एक रेफ रा, एक पदेन रा होता है और एक रा होता है। इसमें से ये दोनों रा पूरे होते हैं, ये दोनों रा पूरे होते हैं। ये रेफ वाला रा आधा होता है। कैसा होता है? रेफ रा आधा होता है। कैसा होता है? आधा होता है। कैसा होता है? आधा। रेफ रा आधा होता है और बाकी सारे रा पूरे होते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कर्म, कर्म कैसे लिखा हुआ है? कर्म कैसे लिखा है? कर्म का वर्ण विच्छेद करेंगे, देखेंगे कर्म आधा का धन आ, आधा का धन आ, फिर हम देखेंगे है, फिर हमारा रा, क्या बीच में आता है? आधा रा। बीच में क्या आता है? आधा रा। फिर है म, फिर आ। क्या है? यहाँ देखेंगे ये हमारा लघु वर्ण, ये लघु वर्ण, बीच में आधा वर्ण। क्या आता है? बीच में आधा वर्ण। तो क्या भी बताएं, जब बीच में आधा वर्ण आ जाए, जब बीच में आधा वर्ण आ जाए तो वह अपना भार, तो यह अपना भार अपने से आगे वाले के ऊपर डाल देता है। क्या करता है? अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर डाल देता है। तो यहाँ देखेंगे ये हमारा लघु, ये लघु, बीच में दीर्घ, तो ये क्या करेगा? अपना भार अपने से आगे वाले के ऊपर डाल देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये और ये लघु लघु एक हो जाएगा दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ। यहाँ पे कैसा वर्ण है? लघु। कैसा वर्ण है? लघु। तो यहाँ पे कितनी मात्रा होगी? एक। कुल मिला के 2 और 1 कितनी हो गया? 3। कितना हो गया? 2 और 1 3। फिर दूसरा है सर्म। दूसरा क्या है? सर्म। सर्म भी सेम ऐसी होगा, आधा सा धन आ, धन आधा रा, धन मा धन आ। क्या है? म धन आ। बीच में हमारा आधा वर्ण आया। जब बीच में आधा वर्ण आता है तो यह अपना भार अपने से आगे वाले के ऊपर डालेगा। क्या करेगा? अपना भार अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर डाल देगा। तो यहाँ पे हमारा सा कैसा हो जाएगा? दीर्घ। कैसा हो जाएगा? दीर्घ। और ये लघु। कितनी मात्रा हो जाएंगी? कुल मिला के 3 मात्रा। कितनी मात्रा? 3 मात्रा। यहाँ देखेंगे हमारा तीसरा क्या है? प्रजा। प्रजा का वर्ण विच्छेद कैसे होगा? यहाँ देखेंगे पा, यहाँ पे पदेन रा है, इसलिए हमारा यहाँ पे रा पूरा है और पा आधा है। क्या? यहाँ पे पदेन रा है इसलिए हमारा रा पूरा है, पा आधा है। तो क्या होगा? आधा पा धन आधा रा धन आ, धन जा धन दीर्घा। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कोई ऐसा आया नहीं कि बीच में आधा अक्षर तो आया नहीं। यहाँ पे क्या है? पहले आधा अक्षर आया है। क्या है? पहले आधा अक्षर आया है, इसलिए जो पहले आधा अक्षर आया है तो उसकी गणना हम नहीं करेंगे। क्या? उसकी गणना हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हमारा लघु और ये दीर्घ। क्या? लघु और दीर्घ। यही रा यदि बीच में आता, यही रा यदि बीच में, अगर बीच में आधा अक्षर कोई आता, यदि बीच में कोई आधा अक्षर आता तो वह अपना भार आगे वाले अक्षर के ऊपर डालता। क्या करता? आगे वाले अक्षर के ऊपर डालता। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि बीच में आधा आया है। आधा कहाँ आया है? पहले। तो अभी हम पहले इसका नियम बताए हैं कि आधा अक्षर पहले आएगा तो उसकी गणना नहीं की जाएगी। इसलिए यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा। क्या है? यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा। इतना समझ में आया? यहाँ देखेंगे बीच में आधा सा है तो ये अपना भार आगे वाले के ऊपर डाल देगा। तो यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 2 मात्रा।
यहाँ देखेंगे ये जो नीचे लटका हुआ है आधा था, क्या है, नीचे जो लटका हुआ है ये पूरा है, ये जो नीचे लटका हुआ पूरा है, ये जो बाद में है दा ये आधा है, क्या, जो हमारा बाद में है वो आधा है और जो नीचे लटका हुआ है वो हमारा पूरा है। इसलिए यहाँ पे देखेंगे ये सु, यहाँ पे क्या बोलते हैं, बीच में आधा दा है, आधा दा बीच में है, इसलिए यह अपना भार अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर डालेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये लघु है, क्या है, लघु है, ये कैसा है, लघु है, कैसा है, लघु है। तो यहाँ पे जब ये लघु है और बीच में आधा दा है, क्या है, बीच में आधा दा है, तो ये आधा दा अपना भार अपने से आगे वाले के ऊपर डालेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घ। इसलिए यहाँ पे कितनी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा, कितनी मात्रा लगेगी, 2 मात्रा लगेगी। यहाँ पे देखेंगे बीच में आधा सा आया तो यहाँ अपना भार आगे वाले के ऊपर डालेगा। लेकिन हमने आपको बताया है मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं, मात्राएं 2 ही होती हैं, 3 मात्रा नहीं होता है। तो क्या होगा, जब यहाँ पहले से ही 2 मात्रा है, दीर्घ वर्ण है, जब पहले से ही दीर्घ वर्ण होता है तब उसमें आधा नहीं जुड़ता है, तब वह 2 है तो 2 ही रहेगा, 3 नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमारा 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, क्या है, पहले 2 हो जाएगा फिर 1 1। ऐसे हम देखेंगे भ्राता में, यहाँ पे 2 मात्रा है, यहाँ पे 2 मात्रा। यहाँ क्रिया में देखेंगे, क्रिया में अभी हम आप लोग को बताए हैं कि जब पदेन रा होता है तो वह पूर्ण होता है, कैसा होता है, वह पूर्ण होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आधा का और रा धन ई धन आधा या और दीर्घा। यहाँ पे क्या है, पहले आधा अक्षर आया, क्या आया, पहले आधा अक्षर आया, इसलिए यहाँ पे इसकी गणना नहीं की जाएगी। बीच में हमारा है लघु, लघु वर्ण है इसलिए कितनी मात्रा, 1 मात्रा। यहाँ पे दीर्घ वर्ण है इसलिए यहाँ पे 2 मात्रा, क्या है, 2 मात्रा। तो इसलिए हमारा 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 और 2 मिला के कितनी मात्रा, 3 मात्रा। इतना सभी को समझ में आया, इतना सभी को समझ में आया, बोलेंगे सब लोग, इतना सभी को समझ में आया। तो हमारी रा कितनी होती है, 3, और जो हमारा रेफ वाला रा होता है वो आधा होता है, बाकी सारे रा कितने क्या होते हैं, पूर्ण, बाकी सारे रा क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं। बस रेफ वाला रा हमारा आधा होता है, रेफ रा कैसा होता है, आधा होता है। इसके आगे देखेंगे अतिरिक्त नियम, अतिरिक्त नियम यहाँ भी जो हमने पहले बताया था, ये बीच में आया है आधा था इसलिए अपना भार आगे वाले के ऊपर डाल दिया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, कितनी मात्राएं हो जाएंगी, 2 मात्रा। या है यहाँ पे लघु है इसलिए यहाँ पे 1 मात्रा, कितनी मात्रा हो जाएगी, 1 मात्रा। फिर दूसरा पत्र, यहाँ पे पत्र देखेंगे, पत्र में बोलेंगे कैसे यहाँ पे दीर्घ हो गया, पत्र में बोलेंगे यहाँ पे कैसे दीर्घ हो गया, बीच में तो कोई आधा अक्षर आया नहीं, बीच में आधा अक्षर आया है, कैसे आया है, पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र का वर्ण विच्छेद करेंगे, आधा पा धन आ धन आधा ता धन रा धन आ, कैसे करेंगे, पत्र, त्र हमारा किससे बनता है, आधा ता और पूरे रा से, कैसे बनता है, पत्र त्र हमारा संयुक्त अक्षर है, कैसा अक्षर है, संयुक्त अक्षर है। तो संयुक्त अक्षर हमेशा 2 वर्ण से मिलके बनते हैं, एक आधे से एक पूर्ण से। संयुक्त अक्षर 2 अक्षर से मिलके बनते हैं, एक आधा होता है एक पूर्ण होता है। तो त्र किससे मिला है, त्र किससे मिलके बना है, आधा ता और रा से, किससे मिलके बना है, आधा ता और रा से। तो इसलिए हमें बीच में क्या मिला, आधा ता, क्या मिला, बीच में हमें आधा ता मिला, इसलिए यहाँ पे ये अपना आधा ता अपना भार अपने से आगे वाले के ऊपर डाल देगा, इसलिए यहाँ पे दीर्घ वर्ण हो जाएगा। यहाँ पे कितनी मात्रा लगेगी, इसलिए 2 मात्रा, कितनी मात्रा है, 2 मात्रा। फिर यहाँ पे इसी तरह से है गोत्र, क्या है, गोत्र, गोत्र में बोलेंगे यहाँ बीच में तो आधा ता आएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले से दीर्घ वर्ण है, पहले से गा के ऊपर दीर्घ लगा हुआ है, क्या है, गोत्र। ओ हमारा कैसा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है, ओ कैसा वर्ण है, दीर्घ वर्ण है। इसलिए यहाँ पे आगे वाला जब ये अपना इसके ऊपर भार डालेगा तो कितना हो जाएगा, 3, लेकिन 3 हमारा होता नहीं है इसलिए क्या होगा, 2,
क्या होगा? 2, क्योंकि मात्राएं हमारी 2 ही होती हैं, 3 होती नहीं है। क्या? मात्राएं हमारी 2 ही होती हैं, 3 नहीं होती हैं, इसलिए हमारा यहाँ पे 2 ही रहेगा। फिर यहाँ पे कुध नहीं, यहाँ पे क्रुद्ध है। क्या है? क्रुद्ध। फिर यहाँ पे प्रज्ञा, हिम्मत, औचित्य। यहाँ पे देखेंगे आधाता है, यहाँ पे हमारा लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे ये आधाता और यहाँ का ये अपना आधाता इसके ऊपर अपना भार डाल देगा, इसलिए यहाँ पे दीर्घ वर्ण हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आया? देखेंगे पहला हमारा नियम है, पहला है अपवाद नियम। क्या है? अपवाद। अभी हम आप लोगों को बताए हैं यदि बीच में आधा वर्ण है, क्या बताए हैं? यदि कोई बीच में आधा वर्ण आता है तो वह अपना भार अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर डाल देता है। क्या करता है? अपना भार अपने से आगे वाले अक्षर के ऊपर डाल देता है। तो यहाँ देखेंगे ऐसा कुछ है नहीं, ये अपवाद नियम है। क्या है? अपवाद नियम। यहाँ है यदि हा से पहले कोई आधा अक्षर आता है, यदि हा से पहले कोई अर्ध व्यंजन जुड़े हो, तो अर्ध व्यंजन यानी कि आधा व्यंजन आता है तो वह अपना भार आगे वाले के ऊपर नहीं डालता है। यहाँ पे लिखा है यदि हा से पहले कोई अर्ध व्यंजन जुड़े हो तो। क्या है? यदि हा से पहले कोई अर्ध व्यंजन जुड़े हो तो आधे वर्ण का भार शामिल नहीं होगा। क्या है? आधे वर्ण का भार शामिल नहीं होगा, अर्थात लघु वर्ण है तो लघु वर्ण ही होगा। लघु वर्ण है तो लघु वर्ण ही होगा। ठीक, यहाँ पे देखेंगे जैसे कुम्हार है पहला। कुम्हार में हम देखेंगे बीच में हा है, उसके पहले आधा वर्ण है। क्या है? हा से पहले आधा वर्ण है। क्या? कुम्हार। माँ, आधा माँ है। क्या है? आधा माँ है। तो हम आप लोग को क्या बताए? यदि हा से पहले कोई आधा व्यंजन आता है, यदि हा से पहले कोई आधा व्यंजन आता है तो वह अपना भार, तो उसका भार शामिल नहीं होता है। तो यहाँ देखेंगे कुम्हार है तो आधा का कुम्हार इस तरह से लिखा है, तो आधा का धन उ धन आधा मा धन हा धन दीर्घा धन रा धन आ। यहाँ पे देखेंगे बीच में हमारा आधा माँ आया है। क्या आया है? बीच में आधा माँ। तो अभी हम बताए हैं कि यदि बीच में आधा वर्ण आता है तो अपना भार आगे वाले के ऊपर डाल देता है, लेकिन यहाँ पे अपवाद है। क्या है? अपवाद है। अपवाद है यदि हा से पहले आधा व्यंजन आता है। क्या? हा से पहले यदि आधा व्यंजन आता है तो वह अपना भार, तो वहां पे वह अपना भार शामिल नहीं करता है आगे के ऊपर। क्या? अपना भार अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर नहीं डालता है। वह यदि लघु है तो लघु ही रहेगा। क्या? यदि लघु है तो लघु ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखेंगे कु, तो यहाँ पे क्या है? आधा माँ का यहाँ पे नहीं जुड़ा, ये अपना भार नहीं डाला आगे के ऊपर, तो यहाँ पे लघु वर्ण है, तो यहाँ पे 1 मात्रा, यहाँ हा के ऊपर लगा है दीर्घ, तो यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ पे 1 मात्रा। बिल्कुल सेम ऐसी जम्हाई का, क्योंकि आधा माँ के बाद हा है, आधा माँ के बाद हा है, तो हा से पहले आधा माँ है। क्या है? हा से पहले आधा अक्षर है। क्या है? हा से पहले आधा अक्षर है, इसलिए यहाँ पे इसका भार शामिल नहीं होगा। यहाँ पे इसका भार शामिल नहीं होगा, तो ये लघु वर्ण ही होगा। लघु वर्ण अर्थात 1 ही मात्रा लगेगी। कितनी मात्रा लगेगी? 1 मात्रा। यहाँ पे देखेंगे हा पे दीर्घ मात्रा है। क्या है? हा पे दीर्घ मात्रा है और ई ये भी दीर्घ है, तो ये हमारा लघु, दीर्घ और दीर्घ कुल मिला के 5 मात्रा। कितनी मात्रा? 5 मात्रा। यहाँ देखेंगे दूल्हा। क्या है? दूल्हा। दूल्हे में भी देखो हा से पहले आधा अक्षर है, दूल्हे में भी हा से पहले आधा अक्षर है, इसलिए ये अपना भार आगे वाले के ऊपर नहीं डाल सकता है, क्योंकि ये हा है, हा से पहले आधा अक्षर आया है। तो बताया गया है कि हा से पहले कोई आधा अक्षर आए तो वह अपना भार अपने से आगे वाले के ऊपर नहीं डालता है। फिर यहाँ देखेंगे दूसरा, अनुस्वार और विसर्ग। क्या? अनुस्वार और विसर्ग, मैंने इसे पहले भी बताया है। यदि कहीं पे अनुस्वार और विसर्ग आते हैं, कहीं पे यदि अनुस्वार और विसर्ग आते हैं तो उसकी मात्रा हमेशा 2 होती है। क्या होती है? उसकी मात्रा हमेशा 2 होती है। जैसे देखेंगे अंग। क्या है? अंग। क्या है? अंग। तो अंग में ये हमारा देखेंगे यहाँ पे अनुस्वार है। क्या है?
अनुस्वार, इसलिए अनुस्वार है, इसलिए यहाँ पे दो मात्रा चढ़ेगी। कितनी मात्राएं? दो मात्रा चढ़ेगी। यहाँ पे गा है, यहाँ पे लघु वर्ण है, इसलिए यहाँ पे एक मात्रा। अंग का हम लोग क्या करेंगे? अंग का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे देखेंगे। यहाँ पे अंग तो आ, तो यहाँ पे देखेंगे हमारा, नहीं सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। अंग ये अनुस्वार है और गा, अधगा धन आ, ये अनुस्वार है, तो यहाँ पे दो मात्रा और यहाँ पे एक मात्रा। कितनी हो जाएगी? दो और एक, तीन मात्रा। यहाँ देखेंगे हमारा विसर्ग है, अतः क्या है? विसर्ग है। ता पे आहा की मात्रा लगी है, तो आहा को हम लोग विसर्ग बोलते हैं। विसर्ग, आहा को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है? विसर्ग है, इसलिए यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा। विसर्ग की कितनी मात्राएं होती हैं? दो। अनुस्वार की कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा। इसलिए यहाँ देखेंगे मंथरा, क्या है? मंथरा। मंथरा का वर्ण विच्छेद मा धन था ध फिर आ फिर रा धन दीर्घा। देखेंगे यहाँ पे हमारा अंग आया है, क्या आया है? अंग यानी कि अनुस्वार, तो यहाँ पे दो मात्रा। था पे हमारा है तो एक मात्रा, यहाँ पे दीर्घ है इसलिए दो मात्रा। क्या हो जाएगा? दो एक तीन, तीन दो पांच। मंथरा में कितनी मात्रा हो जाएगी? पांच। कितनी मात्रा? पांच। इतना सभी को समझ में आया? इतना सभी को समझ में आया? यहाँ पे देखेंगे हमारा है अंत्याक्षरी। कैसा वर्ण है? अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी में देखेंगे पहले अंग है, क्या है? अंग है। अंग पे हमारा क्या है? अनुस्वार लगा है। यहाँ पे क्या है? अनुस्वार। यहाँ देखेंगे अनुस्वार है, इसलिए ये दो क्या हो जाएगा? ये दो, ये आधा ता है। अभी बताया गया है बीच में आधा अक्षर आए तो उसका भार आगे वाले पे डाल दिया जाता है, लेकिन जब पहले से आगे वाला अक्षर दीर्घ वर्ण हो तो वहां पे उसकी मात्रा नहीं होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ, ये यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा। कुल मिला के दो दो चार, दो छः, एक सात। कितनी मात्रा हो जाएंगी? सात मात्राएं। सभी को समझ में आया? सभी को समझ में आया मात्राएं कैसे लगती हैं? आगे देखेंगे। यहाँ पे नोट में बताया गया अनुनासिक की गिनती नहीं होती है। अनुनासिक की गिनती नहीं होती है। अनुनासिक चंद्रबिंदी, अनुनासिक का क्या होता है? चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। चंद्रबिंदी की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। यहाँ पे बताया है अंगना, क्या बताया है? अंगना। अंगना लिखा है, क्या है? अंगना। यहाँ पे चंद्रबिंदी की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए यहाँ पे आ है एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे दो मात्रा। कितनी मात्रा? दो मात्रा। तो एक एक दो और दो चार। कितनी मात्रा हो जाएंगी? चार। यहाँ पे चांद है, दूसरा देखेंगे चांद है, तो यहाँ पे हमारा दीर्घ वर्ण है। कैसा वर्ण है? दीर्घ वर्ण है। कैसा वर्ण? दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पे दीर्घ लगेगा। कैसे? दो मात्रा लगेगी। कितनी मात्राएं? दो मात्राएं। यहाँ पे देखेंगे दा पे एक है तो क्या लगेगा? यहाँ पे एक मात्रा। कितनी मात्रा लगेगी? एक मात्रा। समझ में आया कि अनुनासिक की कोई अपनी मात्रा नहीं होती है। फिर यहाँ देखेंगे चौपाई क्या होता है। अभी आगे पढ़ाया गया है चौपाई, सोरठा, दोहा, रोला, ये सब बताया गया है। तो ये क्या है? चौपाई क्या है? सोरठा क्या है? यहाँ देखेंगे चौपाई है, इसके चार चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? चार चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो चार चरण होते हैं। 1 2 3 4, चारों में 16-16 हो गया, तो 16 चौके 64, 16 चौके 64। कुल मिला के कितनी मात्राएं हो जाएंगी? चारों चरण मिला के 16 मात्रा। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा है। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16। इसका उदाहरण देखेंगे। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, क्या है? पहला पद क्या है?
बंदो गुर पद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। दूसरा सूरज सुवास सरस अनुरागा अमिय मुरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। क्या है? समन सकल भव रुज परिवारु। इस पे हम लोग मात्रा लगाएंगे, देखेंगे यहाँ पे अनुस्वार है तो यहाँ पे यहाँ पे दो मात्रा, यहाँ पे एक, यहाँ पे दीर्घ है तो यहाँ पे दो मात्रा। यहाँ पे देखेंगे लघु वर्ण है इसलिए यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे देखेंगे लघु है तो एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ देखेंगे एक मात्रा, यहाँ दो मात्रा, यहाँ दो मात्रा। मात्राओं की अब गणना कर लेंगे कि क्या 2 1 3 3 2 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 2 15 15 2 17। कहीं गलत हो गया, कहीं पे एक मात्रा गलत हो गया, कहाँ गलत हुआ? यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1। बंदो गुरपद पदुम परागा सूरज 2 2 4 2 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। कहीं एक ज्यादा हो रहा है, कहाँ गलत हो रहा है? यहाँ फिर से देख लेते हैं एक बार। दो मात्रा, एक, फिर वही आ रहा है 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 आया। 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्या आया हमारा? 16 मात्रा। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। यहाँ पे देखें हम लोग कि पहले पद में कितनी मात्रा आया? 16 मात्रा। यह देख लेंगे दूसरे में एक मात्रा, एक 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 2 1 1 1 1, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। देखेंगे 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। दूसरे चरण में कितनी मात्राएं? 16। ऐसे हम लोग नीचे लगा लेंगे तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं होती हैं। कुल मिला के 16 चौके 64 मात्राएं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? चौपाई में 4 चरण। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा? 16 मात्रा। कितने चरण? 4 चरण। कितने चरण? 4 चरण। सभी को समझ में आया कि चौपाई में 4 चरण होते हैं। चौपाई में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 दीर्घ वर्ण होते हैं। अंत में 2 दीर्घ वर्ण होते हैं। अंत देखेंगे हम इसका, ये है, क्या है? ये अंत है। यहाँ पे देखेंगे ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। क्या है? ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। तो यही तो बताया है, अंत में 2 दीर्घ वर्ण होते हैं। अंत में कैसे वर्ण होते हैं? 2 दीर्घ वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे ये वाला दीर्घ, ये वाला दीर्घ। 4 चरण देखेंगे, 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण। अभी मैंने मात्रा लगा के दिखाया आप लोगों को कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में? 16 मात्राएं होती हैं। सभी को समझ में आया? आगे देखेंगे कि सोरठा क्या होता है। सोरठा क्या होता है? सोरठा के विषम चरण में तुक होता है। विषम चरण में तुक होता है। इसके प्रथम चरण में 11 और द्वितीय चरण में 13। प्रथम चरण में 11 और द्वितीय चरण में 13 मात्राएं होती है। इसके अंत में लघु वर्ण होते हैं। इसके अंत में लघु वर्ण होते हैं। इसका अंत देखेंगे तन, तो यहाँ पे लघु वर्ण, एक मात्रा यानी कि लघु वर्ण। क्या है? इसके अंत में लघु वर्ण होते हैं। इसमें हम देखेंगे विषम चरण में तुक होता है। विषम चरण यानी कि पहला और तीसरा। विषम चरण में तुक होगा तो इसके प्रथम चरण में और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13, इसके प्रथम और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 13 मात्राएं हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे जैसे एक मात्रा, यहाँ पे एक मात्रा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब इसकी गणना करेंगे। 1 2 2 4 2 4 1 5 6 6 2 8 8 2 10 1 11। मैंने क्या बताया? प्रथम चरण में 11 मात्रा। कितनी मात्रा? 11 मात्रा। हमारा आया 1 2 2 4 5 6 6 2 8 8 2 10 11। प्रथम चरण में कितना मात्रा आया हमारा? 11 मात्रा। दूसरे में देखेंगे
यहाँ पे 2 1 1 2 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। मैंने बताया है कि दूसरे और चौथे चरण में 13 13, तो दूसरे चरण में देखेंगे 2 1 3 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 10 11 2 13। हमारा आया दूसरे चरण में 13 मात्रा, पहले में 11 मात्रा आया, दूसरे में 13। तो मैंने अभी बताया है कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं होंगी। सोरठा के विषम चरण में तुक होता है कि कौन से चरण में तुक होता है? सोरठा के विषम चरण में तुक होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 13 मात्राएं होती हैं। देखेंगे कुंडलियां, मैंने अभी आगे बताया है कि कुंडलियां क्या होता है। क्या बताया है कि कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे खत्म होता है। क्या? कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द पे खत्म होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं कुंडलियां में? कुंडलियां में 6 चरण होते हैं। देखेंगे यहाँ पे कुंडलियां में 6 चरण, यहाँ है जिस शब्द पे शुरू होता है, कुंडलियां जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे खत्म भी होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। इसमें यह दोहा और रोला से मिलके बना होता है। कुंडलिया किससे बनता है? दोहा और रोला से। कुंडलिया किससे मिलके बना होता है? दोहा और रोला से। छप्पन में 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? छप्पन में 6 चरण होते हैं। यहाँ जिस शब्द से शुरू होता है उस शब्द से खत्म, उसी शब्द पे खत्म नहीं होता है। छप्पन में कितने चरण होते हैं? 6 चरण। यह जिस शब्द से शुरू होता है उसी पे खत्म नहीं होता है। फिर यहाँ पे वार्णिक छंद का बताया गया इंद्रवज्रा। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में 11 और उपेंद्र वज्रा में प्रत्येक चरण में 11 होते। तो कैसे पहचानेंगे कि ये इंद्रवज्रा है, ये उपेंद्र वज्रा है? मसला यही हो जाता है कि कैसे पहचाना जाए ये इंद्रवज्रा है, ये उपेंद्र वज्रा है, क्योंकि दोनों के प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण होते हैं। दोनों के इंद्रवज्रा हो या उपेंद्र वज्रा हो, दोनों के प्रत्येक चरण में 11 11 वर्ण होती हैं। तो कैसे पता किया जाए कि ये इंद्रवज्रा है, ये उपेंद्र वज्रा है? तो इंद्रवज्रा के शुरुआत में बच्चों तगड़ होता है। क्या होता है? तगड़। तगड़ यानी तराज। क्या? तराज। ऐसे तो बताए थे हम, ताराज, ता से तगड़। क्या बताए थे? ता से तगड़। तो यहाँ पे तराज, तराज यहाँ पे 2 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, यहाँ 1 मात्रा। इससे हमें ज्ञात हो जाता है कि यह तगड़ है। ठीक। यहाँ देखेंगे दूसरा उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा में भी 11 चरण होते, प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। क्या होता है? उपेंद्र वज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। तो यहाँ पे कैसे पहचाना जाए कि ये उपेंद्र वज्रा है? तो इसके शुरुआत में बच्चों जगड़ होता है। क्या होता है? इसके शुरुआत में जगड़ होता है। क्या होता है? जगड़। यहाँ पे देखेंगे जभान। क्या? जभान। जभान ऐसे तो लिखा गया जभान, जा भा पे आ की मात्रा न। यहाँ देखेंगे पहला लघु, दीर्घ, दीर्घ, लघु। तो यहाँ देखो यही मात्रा तो पहले लघु, यहाँ लघु है, दीर्घ, दीर्घ, ये लघु, लघु, यानी कि जभान से हमारा जगड़। क्या? जभान से जगड़। इतना समझ में आया? आगे देखेंगे। सभी को समझ में आया कि इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा। इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? इंद्रवज्रा के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण? 11 वर्ण। शुरुआत किससे होता है? हमारा शुरुआत किससे होता है? तराज, तगड़ से। किससे? तगड़ से। और उपेंद्र वज्रा किससे शुरू होता है? जगड़ से। किससे होता है? जगड़ से। दोनों में वर्ण की संख्या बराबर होती है। कितनी होती है? बराबर होती है। दोनों के प्रत्येक चरण में वर्ण की मात्रा बराबर होती है। कितनी होती है? बराबर।